Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग ओके। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे के ईएम वेव के, तो उससे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो इस Yes. क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? ठीक है, चलो इससे स्टार्ट Yes. करते हैं। हो रहा है सॉल्व? Yes, sir. अच्छा, करो। Option. हाँ, फर्स्ट आंसर आएगा इसका 1.23 माइक्रोवोल्ट।
बाकी लोगों का आया? अभी कर रहे हैं सब। सर 123 आ रहा है, 2 बार सॉल्व करके देखा। 123 क्या माइक्रो? सर माइक्रो नहीं, बस 123 वोल्ट। 123 वोल्ट, इतना ज़्यादा आंसर आ रहा है। वैल्यू वगैरह सही रखी है सब? वही फिर से चेक कर रहा हूँ। करो सब लोग, 2 मिनट है ना, अभी ज्वाइन करता हूँ आपको 2 मिनट में। इंटेंसिटी दी हुई है आपको यहाँ पे, वॉट पर मीटर स्क्वायर। You have the energy per unit area per unit time. करो आप लोग, करो, मैं तो देख रहा हूँ। 5 इंटू 10⁻16 दी हुई है हमें ये। और क्या दिया हुआ? लेंथ ऑफ द एंटीना दिया हुआ 2 मीटर का। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है ई इंटू एल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल लें तो ई निकल सकता है ना, तो वी निकल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। दिस इज एनर्जी। आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता है। इंटू ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा, इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर इसे हम हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो वहां से फिर हमारा ये निकल सकता है, यानी सोचो अब क्या कर सकते हैं। अगर ये एरिया है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है हमें पता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पता है,
तो हमें अगर मान लो वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है किसी वॉल्यूम में, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी ये निकालनी है मान लो, तो ये होगी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो निकल रही होगी यहाँ से, इनटू टी टाइम। मान लो टी टाइम में एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू टी टाइम मान लो उसको लगता है यहाँ तक पहुँचने में, इनटू इसका एरिया, तो आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगी। अब जिसको टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, है ना, आप लोग भी ट्राई करो। टाइम से लगेगा एल बाय सी। एल इंटू एरिया जो है वॉल्यूम हो जाएगा एक तरह से, वॉल्यूम बाय सी। तो ये जो आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपके पास थी, इंटेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन सी, ये आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस एनर्जी इंटू एरिया इंटू टाइम, या मेरे ख्याल से यहाँ पे एरिया आएगा क्या, हाँ ये एनर्जी पर यूनिट एरिया निकल रही है, इतने टाइम में यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। ठीक है, बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, मैं भी सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। सर मैं तो इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से ई निकाल के जी निकाल दिया। अच्छा, क्या फॉर्मूला लगा इंटेंसिटी का? सर ई नॉट ई स्क्वायर सी। ठीक है। ई आर एम एस वाला है, फिर हाँ फिर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए तो ई नॉट ले लिया होगा आपने। यस सर। ठीक है, हाँ तो यहाँ से ड्राइव हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो अगर इससे करें हम लोग तो क्या आएगा, इससे क्यों ड्राइव हो रहा है, इससे ड्राइव होना चाहिए ना सेम, ड्राइव क्यों नहीं हो रहा है? ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ने लिया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा, एनर्जी ने इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। इंटेंसिटी मालूम है मुझे, इंटू टाइम इंटू एरिया करने की कोशिश कर रहा था मैं। तो यहाँ पे हमारा क्या फंस रहा है, टाइम हमारा एल वाई सी आ रहा है, एल इंटू ए कर दो वॉल्यूम आ रहा है, तो आप इंटेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सी से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका तब भी आंसर आ सकता है, आपका आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी वो आ रहा है आपका इंटेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपन में सी। कुछ गड़बड़ आ रहा है, यानी ये गड़बड़ आ रहा है, कहीं पे हमने गड़बड़ करी यानी। ओके, आपने टोटल एनर्जी निकाल ली है, ये यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करना चाहिए था आपको, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी निकाल ली है, टी टाइम में एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू टी टाइम लिया, तो ये पूरी एनर्जी आ गई यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होगी, और एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया तो सारी एनर्जी आ गई आपकी इस पूरे वॉल्यूम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो वी से वी कट जाएगा, तो इंटेंसिटी आपका जो आता है वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी आएगा। ठीक है, अगर ऐसे रखेंगे तो ये केवल हमने बात की है अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा इसका, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपको पता है बेसिकली, और आपको ई निकालना था, तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी हमारी जो दी हुई है 5 × 10⁻16 दी हुई है, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, ये आर एम एस आएगा यहाँ से आपका,
तो RMS वैल्यू जो आपकी आएगी E की, वो आपकी ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 8.85 10⁻12 इंटू 3 10⁻8, ये ई स्क्वायर आएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 और 12 10⁻4 आएगी, नीचे ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी, तो ऊपर 10⁻12 हो गया, नीचे आपका हो गया 5 डिवाइड बाय 8 या 24, 5 या 15, 8 या 24 और 1 25, 8 या 24 और 2 26, ये आ रहा है। तो 1/5 के अराउंड आ रहा है लगभग, 5 पॉइंट समथिंग। ऐसे और सॉल्व करोगे तो 500 बटे 26.55 से डिवाइड कर दो, 10⁻10 कर लो, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा फिर आपको फाइनली। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी लगभग, अगर मैं 25 मान लूँ इसे, तो 25 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगी ऊपर, 20 से थोड़ा कम। ये सॉल्व कर लो, कितनी आ रही है, 26 55 5000, सर 26,000 5 को 26.55 से करके 0.18 आ रहा है। 0.18 यानी 1.8 के करीब आएगा ये। यस सर। तो 1.8 10⁻10 आ रहा है, तो 10⁻5 आ जाएगा, रूट करेंगे जब 10⁻10 का, और 1.8 का रूट करेंगे, 1.8 भी होगा क्योंकि ई स्क्वायर आ रहा था ना आपका, तो ई निकालोगे तो रूट आएगा यहाँ पे, तो रूट में ये आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी लगभग 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 13 5 मान लो लगभग ऐसी कुछ आएगी। वैसे आपको आंसर दिया ही हुआ है उसको, तो लगभग ये आपकी वैल्यू आएगी। दिस इज यूर ERMS, ठीक है। लगभग मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, ERMS आया, लेकिन उसने बोला है कि मैक्सिमम E0 चाहिए आपको, एक्चुअली V0 चाहिए मैक्सिमम, तो V0 आपका जो होगा वो E0 इंटू एल होगा, तो E0 का वैल्यू ERMS इंटू √2 करना पड़ेगा, तो 1.35 को 1.41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻5 करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, इसको हटाता हूँ मैं, 14 पंजे 70, 7 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई, 14 तियाँ 42 और 7 49, 80 लगा 4, 14 14 और 4 18, 1.8 कितने आए मेरे को डेसिमल, 2 3 1.89 10⁻5, अब इंटू एल करना पड़ेगा, तो 1.89 इंटू 2 इंटू 10⁻5, तो 1.89 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 का हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ रहा है लगभग 3.78 10⁻5, ऑप्शन क्या था यहाँ पे, 1.23 माइक्रोवोल्ट, 5 इंटू 10⁻16 ले लिया हमने। अच्छा देखो कहाँ पे गलती करी है फिर हमने, सर वो -12 से वो 6 हो जाएगी पावर, वो -12 से, नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, 10⁻4 है, 10⁻4 ऊपर जाएगा +4 होगा, +4 होगा तो -12 होगी पावर, -12 है, सही है, तो ये सही करा है हमने यहाँ पे। 3 नहीं लिया शायद हमने, 3 लिया है क्या, लिया है 3 भी, 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये किया था 500 बाय ये आया था, इसको आपने डिवाइड करके बोला 1.8 आ रहा है, 1.8 इंटू 10⁻5 आ रहा है इसका। सर अगर 5 डिवाइडेड बाय 26.55 करेंगे तो 0.18 आ रहा है, तो फिर हाँ वो लेकिन 10⁻11 हो जाएगा ना। लेकिन मैंने 500 कर दिया था, तो शायद ये 18 आ रहा होगा, हाँ आप सही बता रहे हो, यहाँ पे 18 आएगा, ये गलती कर दी होगी हमने, क्योंकि 500 डिवाइड बाय हमारा बनना था 500/26, तो ये 18 के आसपास डिवाइड हो रहा होगा, 18 के आसपास डिवाइड ये होगा तो लगभग आ जाएगा 3 तिया 9 और 2 1.41, ये अप्रोक्सीमेटली चला सब कुछ, 14 तिया 42, 4.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.2 आ जाएगा, यहाँ पे 4.2 आएगा, तो यहाँ पे 4.2 होगा, 4.2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 4.2 इंटू 14, 14 दूनी 28, 14 चौके 56 और 2 58, तो 5.88 आ जाएगा। 5.8 को यहाँ पुट करेंगे तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5.88 इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16 का हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11,
1.17, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है हमारा 10⁻⁵, 1.2 10⁻⁵ लगभग। तो हो सकता है हमने अगर एग्जैक्टली करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो इतना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, आ रहा है माइक 10⁻⁵ आ रहा है। देखो कहीं सर पावर वो 11.76 होगा ना? 11.76 होगा, तो फिर तो -4 आ जाएगी पावर। यस सर, एक और कम हो जाएगी। तो कहीं 2 पावर का गड़बड़ होगा, फिर चेक करो कहाँ पे है गड़बड़। यहाँ पे आपका आता ये 5 × 10⁻16 डिवाइड बाई 8.85 10⁻12 3 × 10⁻8। देखो यही यही होगा पावर का गड़बड़ जो भी होगा। हाँ, जब आप यहाँ वैल्यू बढ़ाओगे 500 करोगे वैल्यू, तो यहाँ पावर बढ़ेगी ना, ये माइनस में हमने कम कर दी है। 10 की पावर -12 थी, 10 की पावर -14 हो जाएगा। ये जो पावर है, अगर आप 500 लगाओगे ऊपर, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाओगे, तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी ना माइनस में। यस सर। तो -14 होगा तो यहाँ -7 हो जाएगा। -7 -7 -7 -7, तो -6। ठीक है, एनीवे तो डन। ऐसे करते हो ना आप लोग कैलकुलेशन? सर अच्छा, वैसे जो ऑप्शंस थे इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, मतलब कोई माइक्रो में था, कोई मिली उसमें था, मिली तो में। डायरेक्ट ही कर सकते थे। यस। हाँ, मैंने अप्रोक्सीमेट मान सकते थे कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि मिली में थे प्रोवाइड, और आपके आंसर मिली में भी अगर है तो काफ़ी डिफरेंस है, 10 काफ़ी फर्क है, 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर है, तो अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। ठीक है, तो एनीवे तो ये क्लियर हुआ सबको, जब हमने फार्मूला लगाया ये सब किया। सर यहाँ पे ये ड्राइव क्यों करा था, इसमें सी फॉर्मूला है। हमने क्या किया? सर ये ड्राइव करके आपने ये फॉर्मूला निकाला ना, हाफ। हाँ हाँ हाँ, तो सर ये तो हम पे पहले ही फॉर्मूला था ना एनर्जी इंटेंसिटी का। हाँ वो यूज़ कर सकते थे डायरेक्ट ना, कर सकते थे डायरेक्ट। हाँ मैंने बहुत ऐसे ड्राइव करके देख रहा था मैं, ओके। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, I = ε0 E²c × 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बना। और कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन नो। फिर आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। तो मैं कैलकुलेशन आपकी तरह करके दिखा रहा था कि आप लोग कैसे गलतियां करते हैं, क्या करते हैं हम लोग। तो एक तरीका ऐसी होता है, मतलब जब कोई भी सॉल्व करेगा तो ऐसी गलतियां होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस। चलो ये करो। सर उसने वो भी RMS निकाला था। किस वाले में? पिछले वाले क्वेश्चन में ये सर। पहले हमने ERMS निकाला था यहाँ पे, ये सर। और फिर हमने उसको E0 निकाला है बाद में, यहाँ मल्टीप्लाई किया ना हमने, क्योंकि मैक्सिमम पूछा ना उसने, ओके सर। तो फिर हमने मल्टीप्लाई भी किया बाद में। सर क्वेश्चन दिख से दीजिए। क्वेश्चन दिखाई। अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया।
हो रहा है ये? Yes, sir. ट्राई करो सब लोग। इसमें थोड़ा बेसिक से सोचना पड़ेगा। 3 मीटर के डिस्टेंस पे जो एनर्जी होगी वो एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आपको चाहिए वहां पे, तो सोचना पड़ेगा आपको। आपका बल्ब अगर यहाँ पे रखा हुआ है और 3 मीटर की दूरी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको, और यहाँ पे पावर जो है 1500 वॉट है, टोटल पावर जो आउटपुट करता है। तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ये एनर्जी जो होगी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस स्फीयर में, जब यहाँ पहुंचेगी तो अगर यहाँ पे आपको एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चाहिए, तो आपको पावर को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी तो यहाँ से इतनी निकल रही होगी पर यूनिट टाइम में 500 वॉट, लेकिन वो इतने एरिया से निकल रही होगी बाहर। तो जो ये आएगा, ये पावर पर यूनिट एरिया आएगा, यानी 4πr²। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो, दिस इज द इंटेंसिटी। सर एक बार पिछली स्लाइड कर दीजिए। डन सर। डन। क्या आंसर आया? सर क्वेश्चन नहीं, वो आपने उसमें वो लिख दिया था ना पावर Sir, इसका 500 आंसर वॉट। 500 के करीब है। 500। ये ये ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट। इसका आंसर दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट तो नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ और दिया हुआ है। 1500 वॉट है यहाँ पे, मैंने शायद वो गलत लिख दिया। 1500 वॉट था वो सोर्स, वो देख लेना। मैंने यहाँ 500 वॉट लिख दिया था। सर इसको कंपेयर कर सकते हैं ना वो, किससे? सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी से। बिल्कुल। इंटेंसिटी आ गई आपकी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर कर सकते हो उसको, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। यस सर। तो वहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर एम एस आ जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सर 100 आ रहा है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। अच्छा, ओके।
क्या वो बाकी लोगों का वो नहीं कैलकुलेशन? सब लोग कैलकुलेटर से करते हो तुम लोग, है ना, जब घर में सॉल्व करते होगे? सॉल्व कर लिया। कर दिया नहीं? बाकी लोग मैं करो जो इनका सॉल्व नहीं हो रहा भी वो कैलकुलेटर से करते हैं सब सॉल्व, तभी निकाल पा रहे अभी। कितने लोग करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व? कभी हाँ करते हैं। कभी अच्छा, कभी कभी करते हो, बाकी लोग भी करते होंगे, मानेंगे थोड़ी, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। एक वो होता है ना क्रिश्चियंस में, शायद नो वो सर। क्रिश्चियंस में होता है ना, संडे को जाते हैं तो वहाँ पे वो शायद वो कन्फेस करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कुछ होता है ऐसा, मैंने मूवी में देखा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो कम से कम कन्फेस करोगे तो कम से कम दिल तो साफ रहेगा। कई लोग कन्फेस भी नहीं करते, करते होगे पक्का कई लोग, मेरे को पता है कैलकुलेटर से ही। ये हो गया देन सर। एग्जैक्ट नहीं है सर, तो ज़्यादा है ये। कितना आ रहा है लगभग? 107। 107, कोई बात नहीं, ऑप्शन काफी दूर है, ऑब्जेक्टिव भी चल सकता है। सब्जेक्टिव में अगर आएगा पेपर में, बोर्ड में, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री तो इक्वेशन होती होंगी आपकी काफी बड़ी बड़ी, बोर्ड में जो करते होगे, डेंसिटी निकालने वाली जो है सॉलिड स्टेट में, और क्या क्या है आपकी, नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते होगे तो आप लंबी कर, वो सारी कैलकुलेशन लंबी तो होती है वो। तो वहां पे कैसे करते हो, खुद करते हो कि पेन से उससे करते हो कैलकुलेटर से? उसमें हो जाती है, लॉग होता है ना तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन चल जाती है। अच्छा फिर आप 0.0591 को 0.06 ले लेते हैं, अच्छा और N2 या 3 वो होता है, कट कट ही जाता है मेनली। अच्छा, अप्रोक्सीमेट लगाए थे वहाँ पे हैं। कर सकते हो, क्योंकि आपको बोर्ड के हिसाब से ही सोचना है ना, बोर्ड में अगर सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको फिर, कि वहाँ पे भी तो कैलकुलेशन करनी है, और इस पोर्शन में कैलकुलेशन है ही आपकी। अभी आगे भी जैसे आपका वो है मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियस है, एनर्जी है ऑर्बिटल की, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन वहाँ पे भी हो सकती हैं बोर्ड के हिसाब से। यहाँ पे तो नहीं आती खैर कंपटीशन में, ऑप्टिक्स में तो नहीं है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, और आगे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में है। बाकी सेमीकंडक्टर में तो थोड़ा बहुत ही है। केमिस्ट्री में हो सकती है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में तो होती होंगी। आ गया सर, आ गया? पर सर कम आ रहा है थोड़ा कितना आ रहा है? सर। वो थोड़ा सा ही कम है, मतलब अप्रॉक्स करके कर दिया मैंने सर। वो 500.20 से 1500 को डायरेक्ट 3 से ऐसे काट दिया। कितना आ रहा है? 99 आ रहा है, 98 आ रहा है, कितना आ रहा है लगभग? सर वो तो नहीं देखा मैंने, डायरेक्ट किया ना सर, 1500 से 500.2 को डायरेक्ट काट दिया, तो वो तो उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फिर वैसे आया। अच्छा, ठीक है, तो निकाल लोगे सब लोग मेरे ख्याल से। इंटेंसिटी आ गई थी आपकी यहाँ पे, इंटेंसिटी आपने लिखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी किया है। पूछा गया इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना, इंटू 2 करके करोगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कर लोगे? ऐसे कर सकते थे, 500 है ये, 4 पाई 10 टू में कितना मीटर था, 3 मीटर था लगभग, 1500। तो ये तो सीधा आपका सॉल्व हो जाएगा फिर तो। सर 1500 है। ओके, तो यहाँ पे ये है, अब ये 4 पाई, और न ये यहाँ पे यहाँ ले जाओ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आपका, 9 × 10⁹ अपॉन 2 इंटू 3 × 10⁸ कर लेंगे इसे। 9 बचा था, ये 9 ले गया मैं भी, नहीं 9 नहीं ले गया, एक और 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ गया किसके बराबर, ई नॉट भी है यहाँ पे, किसके बराबर है, 1500 के। 1500 ये है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया, तो 1/2 इंटू 9 × 10⁹ इंटू 9 इंटू ये, ठीक है। अब आ गया आपका ये यहाँ पे 3000 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 9 नीचे आ गया, तो
81 इंटू 10⁻17 इंटू E0 का स्क्वायर इक्वल टू E0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना था हमें। 3 से काट लो, 1000 3 27 10⁻17 ऊपर जाएगा 10 तो -17 हो जाएगा, -17 + 3 -14 81। इसे सॉल्व करना है। ऐसे ऑप्शन दिए हैं आपको, तो फिर क्या कर सकते हैं? 9 में 81 हो जाता है, तो 9 में 81 10⁻⁻7। ऐसे कैसे आ गया ये? अजीब से ही आ गया। क्या गड़बड़ कर दी हमने? 1500 वाट पर मीटर स्क्वायर सही लिया है, 4 पाई भी सही लिया था। 4 पाई यहाँ पे था। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 1/9 की पावर 9। सर, जो आपने E नॉट की वैल्यू ली वो गलत ले ली। ये आपने 1/4 पाई नॉट की ले ली। ये तो 9 × 10⁻⁻12 होती है। 9 × 10⁻⁻10 होती है। किसकी वैल्यू? -12 E नॉट की। हाँ, ई नॉट की तो 8.85 होती है ना। यस सर, तो मैं 9 अप्रॉक्स बता रहा था। हाँ, वो तो खैर होती है। मैं ई नॉट की ले रहा था, तो एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा था। एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है अपॉन में आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो मैंने अपोजिट कर दिया यहाँ पे। तो अपॉन में आ जाएगा 9 × 10⁻9, ऐसे करेंगे, है ना। इसलिए गड़बड़ आ गई है सारी। तो और अच्छा हो गया, अपॉन में आ गए। अपॉन में आ गया तो 3000 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, बढ़िया हो गया। 10⁻⁻1 बचेगी ऊपर, तो 1500 इक्वल टू 10⁻⁻1 बचेगा ऊपर, नीचे 2 बच रहा था, E0 का स्क्वायर। तो ये 3000 हो गया। 3000 सो ऊपर 3 भी था, एक 3 भी था यहाँ पे, ये वाला 3। तो एग्जैक्ट आंसर आया वैसे। एग्जैक्ट आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। ये 3000 से ये कट गया, तो ये 1000 हो गया। 10 की पावर यहाँ जाएगी तो 10,000 हो जाएगा, तो ये चला गया। 10,000 का रूट करोगे 100 आ जाएगा। आ गया आंसर। ठीक, क्लियर? यस सर। ओके, हमने अपने टाइम पे बहुत कैलकुलेशन करी है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब काफ़ी कुछ सब्जेक्टिव होता था ना, तो बहुत पेपर वैसा होता था। आईआईटी भी सब्जेक्टिव था उसमें, तो तैयारी करने के लिए करना ही पड़ता था सब कुछ। तो चलो ठीक है, अब ये तो हो गया ही है। ठीक है, अब आगे जो इसके है वो हम पढ़ेंगे ईएम वेव की, जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा छोटा टॉपिक है, वो खत्म कर लेते हैं। मोमेंटम और एंड प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपकी ईएम वेव है उसका मोमेंटम कितना होता है, और जब वो सरफेस पे गिरती है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। मोमेंटम एंड रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ ईएम वेव है ना। तो उसका जब मोमेंटम दिया जाता है फॉर्मूले, जो मोमेंटम का इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, वो आपका होता है P इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो जो एनर्जी आपकी वेव की होती है डिवाइड बाय अगर हम स्पीड ऑफ लाइट करेंगे तो इससे आपका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो चेंज इन मोमेंटम पूछता है कई बार, मान लो आपने कोई सरफेस पे रेडिएशन भेजे और वो एब्जॉर्ब हो गया, तो फोर्स या चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? P माइनस 0 या 0 माइनस P बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो E/c आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, अगर ये एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मान लो ये आया और रिफ्लेक्ट हो गया वापस, डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा फिर, है ना। तो आपका मोमेंटम जो है चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E/c। इसमें ट्वाइस ऑफ E/c आएगा, इसमें E/c आएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। तो आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये क्लियर है सर सबको? थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा एब्सॉर्ब हो गया तभी। फिर तो परसेंटेज में करना पड़ेगा। मान लो उसने बोला 40% रिफ्लेक्ट हुआ और ये हुआ, तो फिर 0.4 इंटू, जैसे आप वो करते हो ना आइसोटोप में, कि 40% हुआ है 60% हुआ है,
तो क्या करोगे 0.6 इंटू ई बाई सी प्लस 0.4 इंटू 2 ई बाई सी, ऐसे कुछ करोगे फिर। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द सरफेस, है ना। तो आपसे मोमेंटम इम्पार्टेड टू द सरफेस पूछा तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सेकंड चीज है इसमें कि रेडिएशन प्रेशर, अगर आपसे पूछे कितना प्रेशर कर रहा है एग्जर्ट, तो अगर हम प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर, तो ये तो क्लियर है कि होगा क्या, ये फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by EM wave, incident on a surface। तो आपका जो रेडिएशन प्रेशर आएगा वो हमारा है फोर्स या फिर चेंज इन मोमेंटम बाय फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है वैसे तो, फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होना चाहिए। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन एरिया, ये आएगा आपका। ठीक है, अब आपका जो चेंज इन मोमेंटम था वो ई बाय सी आएगा या 2u बाय ई बाय सी आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया से करोगे तो ये आपका आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय सी। अब ये क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? डेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है, तो ये आई इंटू सी आ जाएगा। तो आपका जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो आपका आई अपॉन सी आएगा ना। हाँ आई अपॉन सी, सॉरी आई अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं ऐसे, रेडिएशन प्रेशर भी, और अगर चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो वो हम ई बाई सी से निकाल लेंगे या 2 ई बाई सी से। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो लास्ट में लिखा था ना। लास्ट स्लाइड ये थी, देखो। ओके। तो इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 watt पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, 18 watt per centimeter square falls on a non reflecting surface, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा एट नॉर्मल इंसिडेंस। उसमें एंगल का भी मैटर कर सकता है, तो अपने मोमेंटम में एंगल लिए होंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल है ये। इफ सरफेस हैज एरिया ऑफ 20 centimeter square, find the average force exerted, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span। ठीक है, बताओ क्या आंसर है।
1.2 माइक्रोन्यूटन। 1.2 माइक्रोन्यूटन, हाँ करेक्ट है। इसमें टाइम की जरूरत ही नहीं थी। एनसीईआरटी वाले ने डाल देते हैं। फोर्स तो फोर्स ही रहेगा ना, अगर आप 6 न्यूटन का फोर्स लगा के रखोगे 1 घंटे तक। इसे 1.2 माइक्रोन्यूटन। हाँ 1.2 माइक्रोन्यूटन है। अगर आप 6 न्यूटन का फोर्स 1 घंटे तक लगाओगे तो 6 न्यूटन ही आएगा ना, Yes. चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है अगर फोर्स वेरी कर रहा होता तो एवरेज फोर्स होता तो बात अलग थी, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स है। किया सब लोगों ने? अट्ठारह वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितनी एनर्जी फॉल कर रही है वो निकाल लो। फोर्स आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी चाहिए आपको। पी आपका यू ई बाई सी होता है, ई बाई सी बाई टाइम करना है आपको, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर आपने निकाल ली तो सी से डिवाइड करना है उसको, बस आंसर आ जाएगा हमारा। सर एनर्जी भी निकालने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी से हो जाती है। हाँ मैंने एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी अगर आपने निकाला है तो फिर एरिया से मल्टीप्लाई किया होगा बाद में फिर। यस सर, और सी से डिवाइड करें फोर्स हाँ तो निकालने। हाँ तो वही है, या तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ पे वो कर लो, एक ही बात है। एनर्जी निकाल लो तो पूरी, या पहले एक पॉइंट पे फोर्स निकाल लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो एरिया से पूरे, एक ही बात है। किया बाकी लोगों ने? क्या चीज? सेकंड पावर में कुछ प्रॉब्लम है। और को मैं करता हूँ मिनट। सेंटीमीटर वगैरह देख लेना ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये। तो आपको निकालना है फोर्स। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, ई बाय सी। क्या रिफ्लेक्टिंग है? नहीं है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ई बाय सी आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल लेता हूँ, सी से डिवाइड कर देता हूँ,
तो जो मेरी एनर्जी फॉल कर रही है वो निकालनी है मेरे को। एनर्जी कितनी फॉल कर रही है? एनर्जी फॉल कर रही है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कितना एरिया है इसका? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हो गया इसका, तो ये एनर्जी आ गई इसकी इतने वॉट। ठीक है जी। तो ये हो गई जो एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अपॉन में सी। तो 10⁻⁸ यानी कि 1.2 और 10⁻⁶ ये आ गया फोर्स। ठीक है, सेंटीमीटर कुछ जो था वो कट जाएगा सेंटीमीटर से, तो सब सही हो जाएगा। सही आ गया आंसर सबका? आया बाकी लोगों का? आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं और भी कंपटीशन में भी आए थे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए E/C वाला कंसेप्ट और रेडिएशन प्रेशर वाला, I/C और E/C। तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल है पूरा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा जो होता है, तो हम लोगों ने अभी तक विजिबल लाइट के बारे में डिस्कस मैंने अभी तो नहीं किया, लेकिन करेंगे ऑप्टिक्स में। इसके अलावा जो लाइट होती है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलें स्टार्ट करें ये? यस सर। Yes, sir. ओके। तो भाई देखो, ये विजिबल लाइट होती है, आपने पढ़ी है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू भी दी हुई है। कई जगह पे ये 4000 से 7800 भी दी हुई है, कई जगह नैनोमीटर में दी हुई है, तो 400 से 700 नैनोमीटर वगैरह लिखा हुआ है। माइक्रो में दी हुई है, तो अलग अलग वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इससे कम जिनकी एनर्जी होती है, तो आपको पता है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उनको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। उससे भी कम होता है तो माइक्रो होता है, उससे कम रेडियो होता है। ज़्यादा एनर्जी वाले जो होते हैं वो उससे सुपीरियर होते हैं, तो उसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। उससे ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरे होता है, उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला गामा रे होता है। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसको ऑर्डर पूछा था कि किस इसको इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ या वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाओ, या किसकी वेवलेंथ किससे कम होगी। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका एक टीचर ने बताया था, मेरा तरीका नहीं है। एक टीचर ने एक बार मेरे को पढ़ा, कहीं देख रहा था मैं, तो ही वाज सेइंग कि यू कैन रिमेंबर लाइक रिलायंस, मोबाइल, इंडिया, and what I was saying, very I am sorry here, he said कि अगली ex गर्लफ्रेंड। तो इनका तरीका था। तो आप लोग कुछ और बना लेना, मैं कुछ बना नहीं पाया, मेरे को कुछ टाइम नहीं मिला। तो उनने ऐसा तरीका बना रखा था। तो दिस इज द ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजिंग एनर्जी होती है वो गामा की होती है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी है, और सबसे कम हमारी इसकी है, रेडियो की। तो रेडियो, माइक्रो, तो इससे देखेंगे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। तो एक ऑर्डर आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे चले। यस सर। ओके। अब इनकी अलग अलग यूजेस और प्रॉपर्टी हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द गामा रे, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रे होती हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो गामा रे की इनकी जो प्रॉपर्टी जो भी आएंगी सब उनकी प्रॉपर एनर्जी वगैरह पे डिपेंड करेगी। जो ज़्यादा रे वाली एनर्जी है उस सब पे डिपेंड करेगी। तो ये जो है बहुत हाई रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होते हैं, और ये जो निकलते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर रेडियो एक्टिव, जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा तो आपने पढ़ा होगा गामा रेज निकलती हैं। और ये जो यूज़ किए जाते हैं ये कैंसर के ट्यूमर्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ किए जाते हैं। कैंसर सेल जो होती हैं उनको ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा इसके जो यूज़ हैं, प्रिजर्व द फूड, ये जो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो दे कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सर लेकिन इनकी एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही होती है, तो फूड ही खराब कर देगी। तो हमें फिर वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किल करते हैं, इसलिए ये प्रिजर्व द फूड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये भी किए जाते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा सेकंड जो है आपकी, ये क्लियर है सबको गामा? क्योंकि पूछते हैं आपसे कि यस सर। कौन कौन सी रेस चीज़ में यूज होती है, किसके कारण आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ना, तो अभी आगे सब आएंगी। एक्सरे बहुत कॉमन है, आप लोगों ने एक्सरे तो पढ़ा ही है कि एक्सरे कराते हैं हम लोग। तो एक्सरे जो होता है वो एक तरह का रे है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरे जो है कैसे होती है, रैपिड डीएक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आपका डीएक्सेलरेट होता है तो उससे ये एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। तो दो तरह की एक्सरे होती हैं, बढ़ने पर कंटिन्यूस एंड आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती हैं। तो दो तरह की आपकी जो है यहाँ पे आप पढ़ोगे आगे कि ये होती हैं। तो ये खैर आप ये भी ध्यान रखो बस कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है तो वहाँ से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब होता है तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है जब, और या फिर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कल में तो एक्सीलरेट ही कर रहा है एक तरह से, तो तब वो प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्सरे जो होता है आपको पता है सब लोगों को कि ये मेडिसिन में यूज होती है, मेडिकल फील्ड में यूज होती हैं। तो वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर वहाँ पे भी यूज होती है, काफ़ी एनर्जी इसकी होती है लगभग, तो वहाँ पे होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपकी आपने तो पढ़ा है कि एक्सरे हम लोग कराते हैं तो फ्रैक्चर वगैरह के डिटेक्शन में, फ्रैक्चर्स, या फिर आपके कोई फॉरेन बॉडी किसी के अंदर मान लो कोई ब्लड चला गया या कोई चीज़ किसी ने बच्चे ने कोई खा लिया कॉइन वगैरह, तो वो सब जो है हम पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमन और किसी के अंदर भी है ना, तो हम पता लगा सकते हैं इसके बारे में। उसके अलावा इंजीनियरिंग वगैरह में ये यूज़ होती है यहाँ पे आपके। सर स्टोन्स में भी, जो हाँ, बॉडी में स्टोन्स में। सिक्योरिटी पर्पसेस। अच्छा अभी आ रहा है, सिक्योरिटी में भी होता है हाँ। इंजीनियरिंग में जो है आपके जब पे आपको क्रैक वगैरह निकालनी होती है किसी पे, कि कोई क्रैक आ गई मान लो किसी वॉल के अंदर या डैम की किसी वॉल में या समथिंग कहीं पे भी, या मेटल में आ गई या कहीं पे आ गई, तो वहां पे भी हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। तो ये जो है क्रैक्स, फ्लॉ, होल एक्सेट्रा इन द मेटल, इस सब में यूज होती है। मेटल एक्सेट्रा, तो ये जो है आपका जो वेल्डिंग आप लोग करते हैं उसकी भी क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा आप ये बोल सकते हो कि टेस्टिंग ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग, कास्टिंग, मोल्डिंग, ये टर्म्स आप लोग मैकेनिकल में पढ़ोगे। तो उसकी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और कुछ जो है स्किन डिजीज को क्यूर करने के लिए यूज होता है। डिटेक्टिव, जो आपके एक्सप्लोसिव होते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो होते हैं, एक्सरे स्कैनर से पास करे जाते हैं तो पता चल जाता है। आते हैं ना वो लोग मेट्रो वगैरह में चेक करते हैं या करते रहते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ सब ये यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा ये डिफेक्ट वगैरह जहाँ भी आपके हैं वहाँ पे रबर टायर, गोल्ड, इस सब में यूज होता है। उसके अलावा हम लोग साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं, क्रिस्टल वगैरह में यूज करते हो आप लोग क्रिस्टल के इन्वेस्टिगेशन में। आप लोगों ने ब्रैग इक्वेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे
एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल के बीच में स्पेसिंग जो होती है 2 लेयर के बीच में, वो सब निकालने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक्सरे का यूज़ था, आई थिंक सबने नोट कर लिया है। अगला हमारा है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट जो है विजिबल से थोड़ा सा ऊपर था एनर्जी में, तो दे आर प्रोड्यूस बाय द स्पेशल लैम्प एक्सेट्रा हॉट बॉडीज। सन जो हॉट बॉडी जो आपकी होती हैं वो भी इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रे निकालती हैं। सन इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में। आई थिंक बायोलॉजी वालों को ज़्यादा पता होगा। एंड लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक रहते हो तो इसमें तो आपके स्किन कैंसर को प्रमोट कर सकता है ये, इसलिए हम धूप में कहते हैं कि ज़्यादा अल्ट्रावायलेट अगर रे आ रही है, मैंने आसमान साफ होता है तो उस समय थोड़ा सा स्किन को बचा के रखते हैं लोग। ओजोन रे जो एटमॉस्फेयर में है ये हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, लेकिन ये ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर थिंग्स। इसके कारण ये ओजोन खत्म होती जा रही है ऊपर से, तो उससे फिर जो है ज़्यादा अगर रे आएंगी अल्ट्रावायलेट रे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके हम कहते हैं कि ओजोन होल बन गया वहाँ पे। तो ओजोन होल का मतलब वहाँ पे ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ओजोन इज वेरी डिसेबल, क्या बोलते हैं आपका, नॉट स्टेबल फॉर्म Unstable. है ना, अनस्टेबल फॉर्म में, अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो ओजोन बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन में। तो ये वहाँ पे फिर आपका ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो होगा लेकिन ओजोन नहीं होगी, तो फिर वहाँ से जो है फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रे आएंगी और जो कि स्किन कैंसर को ये कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। तो ये इसका मेन वो है। अब इसके अलावा और क्या है इसमें जो इसके यूज़ वगैरह हैं, तो ये जो है चेकिंग ऑफ मिनरल सैंपल में यूज़ होता है। सर जर्म्स को किल करने के लिए भी था। जर्म्स को किल करता है बिल्कुल अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो ये यहाँ से होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ वहाँ पे यूज़ होता है डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, एंड स्टेरलाइजिंग, क्या स्पेलिंग होती है, RI, स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहाँ पे हम अल्ट्रावायलेट रे यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर में यूज़ होती है, उसके अलावा जो है फूड स्टफ को ये भी प्रिजर्व कर सकती है क्योंकि जर्म्स को किल कर रही है। आई सर्जरी में यूज होती है, और बर्गलर अलार्म में यूज होती है। तो इन सब चीज़ों में हमारा अल्ट्रावायलेट रे का यूज हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। Yes. ओके, नेक्स्ट हमारा विजुअल लाइट है। विजुअल लाइट तो आपको पता ही है। तो विजुअल लाइट तो हम आँखों से जो देखते हैं वही है, सब सेंसिटिव टू द विजुअल लाइट हमारी आँख, और फोटोसिंथेसिस वगैरह में विजुअल लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है इसका। उसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है विजुअल लाइट का। और बाकी तो आपको पता ही है, सब जगह माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह में सब विजुअल लाइट ही चलती है आपकी।
नेक्स्ट आपका है इंफ्रारेड। अब आप धीरे धीरे कम एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो है दे आर रेफर्ड एज द हीट वेव ऑल्सो, इनको हीट वेव भी बोलते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज, ये भी हॉट बॉडी मतलब कोई भी नॉर्मल बॉडी करती है। दे आर परसीव्ड बाय द एज अ हीट, तो ये एज अ हीट हमें परसीव होते हैं। आपने देखा होगा जो यूएस आर्मी वगैरह वो दिखाते हैं ना, स्पेक्ट लगाते हैं रात को देखने में अंधेरे में, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ते हैं वहां से, तो ये एज अ हीट हमें ऑब्जर्व होती है ना। और ये जो वेव है ये हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है आप लोगों को? यस सर। तो कोई बंद चीज अगर है और इसमें लाइट आ रही है, अंदर सूरज की रोशनी आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो है बाहर नहीं निकल पाती, कम निकलती है, तो यहाँ पे आपका हॉट हो जाता है अंदर जो है, तो अंदर जो है हॉट हो जाता है, तो फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे काफ़ी अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो ये इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे तो ये हैं जैसे कि जहाँ पे जो ठंडे प्रदेश हैं, पहाड़ हैं आपके, सर ग्रीनलैंड में यूज होता है। वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं सब्जियाँ उगाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। और नुकसान ये है जैसे आपका कार में कई बार गर्म हो जाती है आपकी, या बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो यस सर, वो नुकसान, बिल्डिंग्स में ज़्यादा है। हाँ, तो काफ़ी नुकसान है भी है उसका। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर गामा रे ये सब देखा तो इंफ्रारेड के कारण जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसके अलावा इंफ्रारेड जो है आपने जैसे लिखा है यहाँ पे कि ट्यूमर के डिटेक्शन में यूज होता है। किल तो नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी कम होती है, लेकिन डिटेक्शन जरूर कर लेगा, तो डिटेक्शन कर सकता है। एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर मिलिट्री पर्पज, तो इन सब में यूज होता होता है आई थिंक। आप लोग वो पढ़ते हो क्या? सर टीवी रिमोट में भी यूज होता है ये। सर आजकल तो इसका बहुत यूज़ हो रहा है, अभी आ रहा हूँ मैं, और भी पॉइंट है। कोविड के टाइम। किस में, किस चीज़ में, कोविड में? सर टेम्परेचर सेंसिंग करते हैं ना। अच्छा, जो वो ओके, मशीन लगा के जो करते हैं, यस सर। ठीक है। रिमोट सेंसिंग पढ़ते हो क्या बायोलॉजी वाले आप लोग? आपके सिलेबस में है रिमोट सेंसिंग? नहीं है, ओके। चलो, इसके जो और यूज है वो ये है कि आपके ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन, टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फूड। सर वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग में, ओके। बहुत सारे यूज हो सकते हैं ना, हमें भी ज़्यादा वो नहीं है, जितने मेरे को पता है मैं तो बता रहा हूँ जो मैं किताब में देखे हैं। वेदर फोरकास्टिंग भी है बिल्कुल, हाँ, ये भी होता है। उसके अलावा आपके जो सोलर, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट देता है, मेनली हीटिंग इफेक्ट इसके कारण आता है। सोलर वाटर हीटर कुकर जो आपके जो भी होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। सोलर वाटर हीटर या सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो एनर्जी गर्म हो जाता है अंदर, तो वो इंफ्रारेड के कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसके अलावा जो है ये प्योरिटी ऑफ केमिकल चेक करने के लिए यूज होता है। सर टीवी रिमोट्स में भी है। टीवी रिमोट भी है। प्योरिटी ऑफ केमिकल्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टेकिंग फोटोग्राफ इन नाइट बोल सकते हो आप, और या अगर आपकी वैसी फॉगी कंडीशन है। फॉग है, स्मोक है, तो वहाँ पे फोटोग्राफ के लिए यूज हो सकता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मेनली उसके कारण, जो आपके प्लांट को वार्म रखने के लिए।
वार्म एटमॉस्फेयर देता है प्लांट को इन लो टेम्परेचर एरिया। तो ये सब का सब जो है इंफ्रारेड का यूजेस है, और भी देख लेना आप लोग, नेट पे मिल जाएंगे। सर ये ग्रीनलैंड में यूज होता है ये तरीका। ओके, हाँ जहाँ भी ठंडा होगा, मतलब पहाड़ों में भी होता है, पर यहीं चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, तो वहाँ भी काफ़ी सारे बने हुए हैं जहाँ पे लोग उगाते हैं। तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोवेव। ये फिर और हम थोड़ा और नीचे आ गए हैं माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव तो आप लोगों ने घर में यूज़ कर ही रहे होगा ज़्यादातर। तो माइक्रोवेव में बी जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइस कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन। माइक्रोवेव यूज इन द किचन, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। माइक्रोवेव ओवन का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वाटर के मॉलिक्यूल की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है बहुत ज़्यादा, उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उससे आपका खाना गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जो बर्तन होते हैं वो गर्म क्यों नहीं होते, तो बर्तन में वाटर नहीं होता है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते उसके। खाने में पानी होता है तो वाइब्रेट करता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे सब माइक्रोवेव में कोई मेटालिक चीज रखते हैं तो उसमें स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? माइक्रोवेव में मेटेलिक बर्तन यूज नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? पॉलिथीन वगैरह यूज करते हैं, ऐसा क्यों? स्पार्किंग होती है अगर रखते हैं तो कोई मेटालिक चीज। सर पेनिट्रेट नहीं कर। पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना, मतलब खुला अगर हम रख दें, कोई बाउल रख दें और उसमें गर्म करने की कोशिश करें, एक तो इसमें जो है मेल्टिंग हो सकती है मेटल की। इसमें एक रीजन ये भी होता है, एक रीजन तो ये होता है कि एक्चुअली इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर आप इसमें डालोगे ना माइक्रोवेव सर ओवन रिएक्ट में। भी कर सकता है कहीं। हाँ, रिएक्ट का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन आप EM वेव, अगर ये वेव यूज करोगे माइक्रोवेव, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसमें जो है चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है। चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से जो है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर स्पार्किंग वगैरह हो सकती है। तो वो सब रीजन वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मेटल वेव वगैरह ये यूज़ नहीं करते हैं माइक्रोवेव में, मेटल। ठीक है, तो माइक्रोवेव का जो और यूजेस हैं वो क्या है उसके अलावा? तो और यूज लिखे हैं यहाँ पे? नहीं, लिख लेते हैं। सर क्रिकेट बॉल की स्पीड को मेजर करने के लिए भी यूज होता अच्छा, जो ये आता है 148 की स्पीड से फेंकी। है। यस सर। अच्छा, तो ये यूज्ड इन रडार सिस्टम, स्पीड ऑफ ऑटोमोबिल्स, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा, इन सब में यूज होता है। क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? यस सर। देखते हैं, सब लोग देखते हैं क्रिकेट? सर स्पेशल मैचेस बस। अच्छा, एक्चुअली मेरे को तो हमने काफ़ी टाइम से देखा नहीं, क्योंकि पहले होता हमारे टाइम में ना, जब मैच होते थे बड़े टाइम बाद होते थे, तो देखने का मन भी करता था। अब तो मैं देखता हूँ सुबह मैच, शाम को मैच, रात को मैच चलता रहता है कोई ना कोई। तो मन भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैच लग गया उन्हें अब तो। क्रिकेट बॉल इनकी सबकी स्पीड में यूज होता है। उसके अलावा कुकिंग पर्पस में यूज होता है। इन सब चीज़ों में यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोवेव। रेडियो वेव तो आपको पता सर है। कुकिंग पर्पस तो हमने लिख ही लिया, माइक्रोवेव ओवन। हाँ, वो पीछे आ ही गया था ना, ठीक है। रेडियो वेव आपकी LC ऑसिलेशन से जनरेट की जाती हैं, एंड दे आर यूज फॉर रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आपका रेडियो वेव का यूज है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ पहले का इसका आंसर क्या होगा?
सिंपल है तो बताओ। थर्ड। लाइट वेव की स्पीड से आएंगे ना, हीट जो आपका हीट है वो ईएम वेव है, और ईएम वेव आपकी सारी लाइट की स्पीड से मूव करती हैं। यस। ठीक है, बाकी अल्फा बीटा तो पार्टिकल है, वो तो कोई नॉर्मल स्पीड से मूव करेंगे। साउंड वेव आपकी पता ही है आपको 340 के आसपास मूव करती है, 332 340। तो इसमें से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फिर, लाइट जी। वेव। तो पहले का आंसर थर्ड होगा। Right. क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सेकंड, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ Light विजिबल लाइट waves. इज। सेकंड, सेकंड। B. ऑप्शन बी। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंफ्रारेड? Sir, कौन सा होगा? बी, ए होना चाहिए सर। इंफ्रारेड, विजिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा। ये विजिबल है आपका 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम Yes, है। sir, ये होगा। एंगस्ट्रॉम ए होगा पक्का? यस सर। मीटर यानी कि ये आएगा 4 × 10⁵ सेंटीमीटर। तो जो विजिबल की रेंज आएगी वो 4 × 10⁻⁵ से और 7 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में आएगी वेवलेंथ। अब जो यह बात कर रहा है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, तो इसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी वेवलेंथ जो इससे ज़्यादा है? केवल ये वाली ज़्यादा है, बाकी सब तो कम है। इससे 10⁻⁶ कम है, ये कम है, ये भी कम है इससे। तो यानी ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी आप याद करना चाहो तो वेवलेंथ आपको याद हो तो अच्छी बात है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सबको? यस। यस सर। Yes, sir. ओके, फोर्थ, electromagnetic radiation of high frequency is गामा रेज। highest is gamma। यस। यस सर। वो मैंने बताया ना भी, उसे याद रखना है। गर्लफ्रेंड वाला लास्ट में आया था ना, तो गामा रेज आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वेवलेंथ, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा रेज। फिर दोबारा गामा आ जाएगा। यस सर। एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, इंफ्रारेड की एनर्जी किससे ज्यादा ऑप्शन ए, होती है? विजिबल लाइट ज्यादा। ओ सॉरी सर, सॉरी, माइक्रोवेव। रिलायंस मोबाइल इंडिया, इंडिया से पहले माइक्रोवेव होगा। मोबाइल आएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? विच हैज द लॉन्गेस्ट वेव? रेडियो वेव। रिलायंस, सबसे कम एनर्जी रिलायंस की होती है, तो रेडियो। अगला, फोर्थ ऑप्शन। स्पीड गामा, एक्सरे और माइक्रो की क्या होगी? सेम। बराबर होंगी, क्योंकि तीनों ईएम वेव में सब लाइट की स्पीड से मूव करेंगी, तो सब बराबर होंगी। इक्वल टू सी होगा। यस सर। ओहो, इरेजर कहाँ से आ गया मेरे पास? ये बताओ, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए। A. इसका आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव दैट मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ए आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट हो गया, मैंने पेन ले लूँ पहले, मैं पेन गायब हो गया। चलो आप आगे देखो, 10th का बताओ। सेकंड ऑप्शन, एक्सरे। स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड एक्सरे आएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस आईआर। इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इंफ्रारेड से। यस सर। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ द ओजोन इज, फर्स्ट ऑप्शन। इट स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट,
frequency of gamma, X-ray, ultraviolet are A, B, C. Then energy. फर्स्ट ऑप्शन. सबसे ज्यादा एनर्जी होगी हमारी गामा की, फिर यस होगी सर, ऑप्शन ए होगा. ए आ जाएगा, है ना. वेट, नेक्स्ट. वन. सेकंड ऑप्शन. सेकंड आ रहा है. फर्स्ट होगा सर. नहीं, सेकंड होगा सर. विजिबल, एक्सरे और माइक्रो. विजिबल, एक्सरे और माइक्रो. वेवलेंथ ज्यादा का मतलब एनर्जी कम. तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी कम होगी, तो सबसे एनर्जी कम होती है इसकी. तो सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, माइक्रो की, फिर होनी चाहिए इसकी, फिर होनी चाहिए इसकी. सेकंड ऑप्शन. ठीक है. यस सर, अगले का भी सेकंड ही होगा. यस. आर बीटा रेज. नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो आपको पता है बीटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो बीटा रेज. बाकी तो सब एक्स वो है आपकी ईएम वेव है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ. थर्ड. ऑप्शन डी. विच ऑफ द से कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज तो वो होती है ना आपके पार्टिकल होते हैं मेरे ख्याल से. तो फिर से थर्ड होना चाहिए. बताओ क्या आएगा इसका. लीस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी. ऑप्शन सी. सी आएगा, मैक्सिमम एनर्जी. ठीक है. गामा रेज है ना. 17. वन. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रा, माइक्रो, अल्ट्रा, गामा इज 17 का आंसर. ऑप्शन ए. यस सर. डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम. ए आ रहा है. चलो मान लेता हूँ मैं. यहाँ पे 2, यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 तो नहीं होगा. 2 तो गामा उल्टा हो जाएगा. माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा. ठीक है, डन. तो क्लियर हो गया सबको. क्लियर हो गया अब. यस सर. ठीक Yes. है. इसमें बस एक पॉइंट और है, वो करके फिर खत्म करते हैं. कि जो हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको एक्चुअली जो रे ईएम वेव प्रोड्यूस की थी, हार्ट्स ने की थी सबसे पहले, है ना. तो इसका एक्सपेरिमेंट देख लेना एक बार. तो उसने जो है 2 मेटल प्लेट ली थी और उनके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस की थी, और उसको फिर डिटेक्टर से उसने डिटेक्ट किया. उसने स्फेयर लगाया यहाँ पे एक मेटल प्लेट से, दूसरे मेटल प्लेट से स्फेयर लगाया, एक मेटेलिक स्फेयर. इनके बीच में इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया बाय सम इंडक्शन कॉइल. तो उसने स्पार्क प्रोड्यूस की. स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे ईएम वेव निकलेंगी. वो ईएम वेव जो थी इसने डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करी. तो ये सब है इसमें. आई डोंट नो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट अभी कोर्स में है या नहीं है, पर ऐसा कुछ किया गया था उसमें. और उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह थी, जो उसने वेव निकाली, वो इसके जो सर्किट यहाँ पे बनता है, एलसी सर्किट बनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी, तो ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई रूट एल सी आ जाती है. तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है इसकी. तो वो उसने प्रोड्यूस करी. और इसने कुछ ऑब्जर्वेशन फिर उससे बनाए. उसने फिर क्योंकि ईएम वेव प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रहा, तो उस पर उसने एक्सपेरिमेंट भी किए फिर. तो एक्सपेरिमेंट जब उसने किए तो उससे पता चला कि ईएम वेव जो होती है, कि एक तो इसमें वेव नेचर है, मैंने रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड वो सब काम, सारे काम करती है ये. दूसरा इसने देखा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ट्रांसवर्स नेचर है. और इसने देखा कि हम जो है लाइट को पोलराइज कर सकते हैं. कैन बी पोलराइज है, मैं लिखता हूँ.
it can be polarized. है ना? तो उसने देखा कि जब मेरी रे वगैरह ये वेव वगैरह प्रोड्यूस होती हैं तो अगर ये जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है और ये जो प्लेन है इसका डिटेक्टर का जो प्लेन है दोनों अगर सेम प्लेन में है तो ज़्यादा रे यहाँ पहुँचती हैं और अगर ये मैं घुमा दूँ इसे तो कम रे पहुँचती हैं, तो ये पोलराइज हो सकती हैं, उसे उसने चेक किया। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट था हर्ट्ज का जिससे इसने पता लगाया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था ये, आई थिंक सबने समझ गए होंगे। इसमें हमने पहले जो स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट करंट से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने ईएम वेव की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी सारी, उनके जो फॉर्मूलेज हैं वेलोसिटी निकालने के 1/√μ एप्सिलॉन वाले, E/B वाले, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स नेचर सेम फेज में होते हैं दोनों, वो सब चीज़ें देखी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, डायरेक्शन किधर को आती है वो सब देखा। और फिर हमने ये सब आज जो चीज़ें देखी हैं वो सब हैं हमारी, कि इंटेंसिटी कितनी होती है वो सब देखा हमने लास्ट टाइम पे, उसका फॉर्मूले, पर यूनिट एनर्जी एरिया जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उससे निकालना, वो सब देखा। और फिर हमने आज ये सारा देखा जो भी हमारा ये था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वगैरह किए स्पेक्ट्रम और इसके सब क्वेश्चन किए। तो आई होप सबको क्लियर है जो हमने पढ़ा अभी यहाँ तक। यस सर। ओके, Yes, sir. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। सर इसमें गामा रेंज के अलावा सारी ईएम वेव है। गामा भी ईएम वेव भी है। सर वो क्वेश्चन जो किया था। अभी रुको मैं एक बार आपको स्लाइड दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बाकी लोग जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अभी दिख रहा है आपको? यस सर। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे फिर आप? सर यस सर, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। तो उसने बोला था कौन सी नहीं है ईएम रे, तो गामा तो है, एक्सरे भी है, बीटा हीट भी है। बीटा तो पार्टिकल होते हैं ना, यस वेव नहीं होती। ठीक है, और बताइए और क्या डाउट है? ओके, सबका क्लियर डाउट वगैरह? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. वेलकम।